अब हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं और थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। तो मैं एक, जैसे सामने डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है यूजिंग सिमेट्री टू सॉल्व सर्किट प्रॉब्लम्स। तो सिमेट्रिकल डायग्राम ये है। कोई कहता है सर हमको तो पता नहीं चल रहा सिमेट्रिकल डायग्राम है कि नहीं, तो उसमें रूल ये है कि अगर आप इस सर्किट के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करो जिससे कि टर्मिनल एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाए, तब वो लाइन अगर इस सर्किट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे जिसमें लेफ्ट हाफ का कैपेसिटर राइट हाफ से बिल्कुल मिरर इमेज जैसा दिखे। लेकिन सर बीच में कट करेंगे तो ये तो मिरर इमेज बीच वाला बन नहीं रहा, उसकी चिंता मत करो, लेकिन सर्किट पूरा अगर बीच में से लाइन ड्रॉ करे तो हाईली सिमेट्रिकल सर्किट है। तो रूल क्या है, वो दो रूल्स मैं आपको दिखा रहा हूं, वो भी आप लिखते चलिए। तो क्या लिखा, इफ अ लाइन और अ प्लेन divides the circuit into two identical halves with terminals A and B are also mirror image of each other with respect to line of symmetry। अगर ऐसा दिखे कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री हम बनाने वाले हैं, जैसे इसमें हमने एक ऐसा लाइन ऑफ सिमेट्री इमेजिन किया कि भाई अगर यहां पे एक लाइन ए डैश बी डैश लाइन ड्रॉ कर दे, ये लाइन के लेफ्ट साइड राइट साइड का सर्किट एक जैसा है, और इस लाइन में जितना दूर पे ए टर्मिनल है वैसा ही प्लेसमेंट भी टर्मिनल का भी है, दोनों टर्मिनल्स भी एक जैसे हैं। आपको दोनों चीजें आंसर में याद रखनी पड़ेंगी। क्या क्या चीजें, कि जो लाइन हमने ड्रॉ करी टर्मिनल्स भी एक दूसरे, ऐसा नहीं हो कि बी टर्मिनल यहां लिखा हो या यहां लिखा हो तो तुम लाइन तो बना दोगे, लेकिन बी टर्मिनल अगर मान लीजिए यहां लिखा होता तो लाइन तो बन जाती, सर्किट भी एक जैसा दिखता, लेकिन ए टर्मिनल और बी टर्मिनल एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए। तो मिरर इमेज होने से हमको तभी लगाना है ये रूल जब ए टर्मिनल बी टर्मिनल दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री से बराबर डिस्टेंस पे दिखे या एक जैसे प्लेस दिखे। तो पहला रूल है, यानी दो कंक्लूजन है, देन द लाइन ऑफ सिमेट्री then all points of the line, which line of symmetry, are equipotential। अब ये पॉइंट वन अभी नहीं लिखते, पॉइंट वन बाद में लिखेंगे। ये then all points of line of symmetry are equipotential। फिर आप लिखते हैं पॉइंट कंक्लूजन वन कि इफ अ कैपेसिटर is lying on the line, it can be removed any junction lying on the line, any junction lying on the line can be opened and only mirror image wires are to be joined। अब मैं आपको एक एक करके दोनों के एग्जाम्पल लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए आपको ये दोनों स्टेटमेंट याद रखने। पहला स्टेटमेंट है कि अगर किसी लाइन से सर्किट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है और ए और बी भी मिरर इमेज है, तो फिर इस लाइन पे लाई करने वाले सारे पॉइंट इक्विपोटेंशियल हो जाएंगे। ये बड़ा लॉजिकल बात भी है। मान लीजिए यहां से यहां तक 10 वोल्ट का बैटरी लगाया
और इस पॉइंट को 10 वोल्ट लिख दिया और इसको 0 वोल्ट लिख दिया, तो 10 से 0 की तरफ जाते हुए जो पॉइंट बिल्कुल मिड पॉइंट पे आएगा, जैसे 10 से यहां इस रास्ते से गए, यहां 0 मिला, तो अगर यहां से यहां तक 0 हो गए, यानी 10 वोल्ट का चेंज आया, तो बिल्कुल आधे रास्ते पर 5 वोल्ट का चेंज आया होगा। तो ये पॉइंट अगर 10 वोल्ट का है और ये 0 वोल्ट का है, तो मिड पॉइंट यहां पे 5 वोल्ट का होगा, ये मिड पॉइंट भी 5 वोल्ट का होगा, इसका मिड पॉइंट भी 5 वोल्ट का होगा। यानी किसी भी रास्ते पर ये कुछ ऐसा हो गया ना कि 200 किलोमीटर चलने के लिए हमको अगर 20 लीटर पेट्रोल लग रहा है, तो 100 किलोमीटर चलने के मतलब रास्ते के आधे रास्ते में पहुंचेंगे तो 20 लीटर की जगह 10 लीटर पेट्रोल खर्च हो गया होगा। वैसे यहां पे 10 वोल्ट खर्च हो रहा है, तो आधे रास्ते तक 5 वोल्ट खर्च होगा, 5 वोल्ट बचा होगा। तो ये भी 5 वोल्ट का पॉइंट है, ये भी 5 वोल्ट का, तो बीच के सारे पॉइंट आपको इक्वी पोटेंशियल नजर आएंगे। अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों 5 वोल्ट के हैं, तो इनके बीच में लगा हुआ कैपेसिटर में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो इसको हटा सकते हैं। तो अगर आपको इस लाइन पर लाई करता हुआ कोइंसाइडिंग या इस लाइन के 2 पॉइंट से कनेक्ट होता हुआ अगर आपको कोई कैपेसिटर दिखे बीचों बीच जो आ रहा है, वो हटा दो। यानी लाइन के पॉइंट्स को ही ज्वाइन करता हुआ कैपेसिटर है। ऐसे नहीं कि सर कोई भी कैपेसिटर इससे ज्वाइन करेगा क्या तो वो हटा देंगे क्या, तो सर साइड वाला हटेगा, नहीं रे लल्ला। लाइन जो हमने सिमिट्री वाली बनाई, इन तीनों में से कौन सा कैपेसिटर इस लाइन के दोनों पॉइंट से ही कनेक्टेड है? सर ये वाला भी तो लाइन पर ही लाई कर रहा है, नहीं रे, इसके 2 टर्मिनल इस लाइन पर कनेक्टेड नहीं है। ऊपर वाला कैपेसिटर का एक प्लेट भी इसी लाइन पर है और दूसरा प्लेट भी इसी लाइन पर है, तो केवल ऊपर वाला कैपेसिटर हटेगा। इस ऊपर वाले कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल इस लाइन पर है, तो इसके अक्रॉस, ये दोनों प्लेट इसी लाइन पर है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, बेवकूफ टाइप कहानी मत चलाना कि सर आपने बोला था कि हाँ तो कोई भी लाइन पे आ जाएगा तो वो हट जाएगा। अबे कोई भी लाइन पे आ जाएगा, नहीं हटेगा। ये कैपेसिटर लाइन पर आया, लेकिन इसका दोनों प्लेट इस लाइन के पॉइंट से कनेक्टेड नहीं है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं है। देखो इसको यहां पे कनेक्ट किया, ए पे, ये 10 वोल्ट का पॉइंट था, और दूसरा एंड 0 पे कनेक्ट किया है, तो इसके अक्रॉस तो वही पोटेंशियल डिफरेंस है जितने का बैटरी हम लगाएंगे। तो ये नहीं हट सकता। ये हटेगा जिसका एक प्लेट भी इसी लाइन से कनेक्टेड है और दूसरा प्लेट भी इसी लाइन पे कनेक्टेड है, क्योंकि प्लेट के दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा। कुछ लोग कह सकते हैं सर ये तो व्हीटस्टोन में ही पड़ा था, 2 और 2 का रेशो सेम हो तो बीच वाला हटा देते हैं। हाँ, तो व्हीटस्टोन ब्रिज भी सिमेट्री का ही एक तरह का स्पेशल कॉन्सेप्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी ये सवाल जो देखा, उसमें ये देखा कि अगर एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, यहां पे कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, और ये जो कैपेसिटर है इसको हटा दिया आपने, सिमेट्री पे आ गया, बीच में हटा दिया, और फिर यहां पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, उसको भी ले लिया, और अब देखा कि कितना कैपेसिटेंस, तो C और C हो गया, ये C और C और C हो गया, तो ये C/2 हो गया, ये C और C/2 हो गया, C/2 और C मिलके C/2 प्लस C/2 हो गया C, और C प्लस C हो गया 2C, यानी कि C इफेक्टिव का आंसर आ गया 2C। अभी 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे तो हमको और क्लियर हो जाएगा, लेकिन चलिए इस सवाल को देखते हैं। मान लीजिए इस क्वेश्चन में ये हर ब्रांच में एक कैपेसिटर लगा दिया, मेरे पास कैपेसिटर लगाने का टाइम नहीं था, अभी अभी मैंने बनाया है सवाल। हर कैपेसिटर का वैल्यू C है। आपको यह बोलना है कि यहां पे अगर टर्मिनल्स A और B लगाए हुए हैं तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, तो ये कैपेसिटर भी लाइन ऑफ सिमेट्री पे आ गया और ये कैपेसिटर भी लाइन ऑफ सिमेट्री पे आ गया, दोनों हट गए। तो ऊपर के ब्रांच में भी C/2 है, बीच में भी C/2, नीचे भी C/2, आंसर आ गया 3C/2। लेकिन अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा रोटेट कर दें और ऐसे कर दें, देखो ध्यान से, ऐसे बना दिया, ये टर्मिनल A एंड B है और हर एक कैपेसिटर अभी भी C है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर कोई इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताओ, सारा सर्किट सेम है लेकिन हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे ड्रॉ किया
तो फिर कोई भी कैपेसिटर इन दोनों पॉइंट के बीच में या इन दोनों पॉइंट के बीच में आया ही नहीं, तो इसमें सर को तो कोई कैपेसिटर कट ही नहीं रहा, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इस लाइन से जंक्शन पास हो गया तो जंक्शन को ओपन कर देंगे, जंक्शन ओपन हो जाएगा। अब जंक्शन ओपन हो जाएगा तो पहले तो इस जंक्शन को ऐसे तोड़ दो, तो अगर आप जंक्शन तोड़ेंगे तो आपको एक रास्ता ऐसे ऊपर, एक ऐसे दिखेगा, फिर एक ऐसे दिखेगा, और यहां पे वायर तोड़ दिया है, ये वायर सारे चारों हटा दिए। और जंक्शन में केवल मिरर इमेज वाले वायर आपस में जोड़ दो, यानी इसका मिरर इमेज ये है तो इनको आपस में जोड़ दो, और नीचे वाले का मिरर इमेज, किसके रिस्पेक्ट में मिरर इमेज, अगर ये हमने एक मिरर लगा दिया लाइन ऑफ सिमेट्री में, तो लेफ्ट हाफ को राइट हाफ से जोड़ देना है, तो लेफ्ट हाफ के वायर को राइट हाफ से, लेफ्ट हाफ के वायर को राइट हाफ से। वही मैंने लिखा था कि ओनली मिरर इमेज वायर्स आर टू बी जॉइंड। तो यहां पे लिखा है इफ जंक्शन लाइंग ऑन द लाइन कैन बी ओपन, इफ अ जंक्शन, any junction lying on the line can be opened and only mirror image wires are to be joined। तो यहां पे मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज वाला वायर आपस में जोड़ दिया और इसका मिरर इमेज आपस में जोड़ दिया, तो अब ये दोनों सीरीज हो गए, तो यहां पे C और C C/2 हो गया, फिर ये C मिला दिया तो 3C/2 हो गया, यहां से यहां तक हो गया, फिर ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में चल रहे हैं, ये दोनों 3C/2 के साथ सीरीज चल रहे हैं, तो ये C/2 हो जाएगा, और फिर ये भी 3C/2 हो जाएगा, वो पैरेलल में हो जाएगा, तो 3C/2 इंटू C/2 अपॉन 3C/2 प्लस C/2, ये सीरीज ऐड करने का हो गया। देखो ये है C/2, इसके साथ ये वाला C पैरेलल में है तो हो गया 3C/2, ये तीनों का 3C/2 हो गया। इन दोनों पॉइंट के बीच में इनको PQ लिख देता हूं, तो A से P, P से Q, Q से B, ये तीनों सीरीज में है, तो C 3C/2 एंड C, ये तीनों सीरीज में है, C और C मिलके C/2 बन गया, तो C/2 और 3C/2 आपस में सीरीज में है, इनको आपस में जोड़ दिया, तो ये 3C/2 इंटू C/2 यानी 3C/4 हो गया, और यहां पे 2C हो गया, तो 3C/8 हो गया। थ्री C/8 हो गया, तो ये ऊपर वाला रास्ता 3C/8 है, और ऊपर वाला रास्ता भी A से B का है, बीच वाला रास्ता भी A से B है, और नीचे वाला भी A से B है, यानी ये तीनों पैरेलल हो गए, तो तीनों पैरेलल में 3C/2 के साथ ये वाला C/2 और C और ऐड हो जाएगा, तो 3C/8 प्लस C/2 प्लस C, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 3C प्लस 4C प्लस 8C, यानी कि 15C/8 ऐसा C इफेक्टिव आ जाएगा। थोड़ा ध्यान दो, जंक्शन रिमूव करने के लिए क्या कंडीशन होना जरूरी है? जंक्शन रिमूव करने के लिए लेफ्ट हाफ और राइट हाफ बीच वाले लाइन के दोनों साइड की सर्किट बिल्कुल एक जैसा दिखे। अगर एक जैसा है तो जंक्शन काट सकते हैं। ये सर्किट है, फिर इसमें ये डायगोनल है और ये भी डायगोनल है। मैंने बोला यहां और यहां पे टर्मिनल्स ए और बी है, तो आपने कहा ये बिल्कुल दोनों टर्मिनल के बीच में से अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो वो सर्किट को बराबर दो पार्ट में ब्रेक कर सकता है, बशर्ते वो लाइन इस जंक्शन से पास करे। तो ये सर्किट सिमिट्रिकल है। देखो सिमिट्री आपको दिखेगी या नहीं दिखेगी, अगर आपको ये नहीं दिख पा रहा कि लेफ्ट हाफ और राइट हाफ के सारे सर्किट का कैपेसिटर का वैल्यू बिल्कुल एक जैसा है, मतलब अगर इस पे फोल्ड कर दूं तो ए और बी आपस में बिल्कुल कांटेक्ट में आ जाएंगे, यानी ए का
मिरर इमेज बी पर है और इसका मिरर इमेज यहां है और इस डायगोनल का इधर है और इस डायगोनल का इधर है, बीच वाले लाइन पे मिरर है, तो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ मिरर इमेज है। अगर ये आपको नहीं दिख रहा, अगर ये आपको नहीं दिख रहा तो सिमिट्री फिर मैं कोई दिखा नहीं सकता हूं। सिमिट्री कैन नॉट बी शोन। सिमिट्री देखने वाले की आंखों में होती है, अगर वो देखना चाहेगा तो दिखेगा, नहीं देखना चाहेगा तो नहीं दिखेगा। जैसे अगर आप कह दो भाई सर ये इसका मिरर इमेज ये है, ये कुछ हमें समझ नहीं आया, अगर बीच में मिरर रखे, ऐसे मिरर रखे तो इसका इमेज यहां बन जाएगा, इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं चल रहा है सर, हमको नहीं आता है, हमने मिरर पढ़ा ही नहीं कभी। तो ये अगर नहीं पता चल रहा तो आपको छोड़ना पड़ेगा, अब इसको और नहीं कर सकते। क्या ये बात इमेजिन हो रही है कि ये लाइन ऑफ सिमिट्री है? ठीक है, तो लाइन ऑफ सिमिट्री होने से मैंने क्या किया कि आपने देखा लाइन ऑफ सिमिट्री में ये जंक्शन आ गया, तो जंक्शन खोल दो। तो मैंने ये रास्ता सेम, ये रास्ता सेम, ये रास्ता सेम, ये रास्ता सेम, ये चारों तो सेम है। बीच में जो जंक्शन है उसके चारों वायर को मैंने ऐसे ओपन कर दिया, ओपन। और फिर ऊपर वाला, मतलब ये जो लाइन ऑफ सिमिट्री है उसके लेफ्ट हाफ और राइट हाफ वालों को आपस में जोड़ दो, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ वालों को आपस में जोड़ दो। लाइन ऑफ सिमिट्री के मिरर इमेज वाले वायर्स को आपस में जोड़ो, नीचे वाले को ऊपर से नहीं, लेफ्ट। देखो जंक्शन देखना, आप जंक्शन से सिमिट्री पता चलती है कि लेफ्ट हाफ और राइट हाफ में मिरर इमेज होना चाहिए, ए और बी आपस में मिरर इमेज होना चाहिए। अब बताओ मुझे कि अगर ये सर्किट हो गया तो क्या ये सर्किट ए से बी के बीच में इफेक्टिवली सॉल्व हो सकता है? अब कुछ बच्चे कह सकते हैं नहीं सर सर्किट सॉल्विंग तो हमें आता ही नहीं सीरीज पैरेलल। तो मैंने कहा देखो उसके अंदर के जंक्शंस देखो, अगर हम देखेंगे कि ए से चार्ज चला तो ए से चार्ज यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, तीन रास्ते में जाएगा, मतलब ए से बी तक तीन रास्ते पहुंच रहे हैं। तो ए से बी में तीन रास्ते पैरेलल है, क्योंकि एक रास्ते से चार्ज तीन पार्ट से डिवाइड होके जाए तो वो तीनों पैरेलल में खुल सकते हैं, तो ये तीनों फाइनली पैरेलल बनेंगे। लेकिन ये रास्ते का चार्ज यहां पे फिर से दो पार्ट में डिवाइड होके और फिर इधर मिल गया, मतलब ये दोनों रास्ते आपस में पैरेलल है, इसके साथ पैरेलल नहीं है। तो अगर इन दोनों को मैं पहले पैरेलल में जोड़ दूं तो ये पूरा एक पाथ बन जाएगा। इनको अगर जोड़ दूं तो ये C और C है, इसको मैंने C/2 लिख दिया क्योंकि सीरीज में है ये, और ये C और C/2 और C पैरेलल में है क्योंकि P से Q के बीच में दोनों कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। तो मैंने 1 2 3 इस पूरे सर्किट का, इतने का P से Q के बीच में जो सर्किट है उसका कैपेसिटेंस 3C/2 लिख दिया। फिर मैंने क्या करा, यहां पे एक सर्किट दोबारा बना दिया, ये एक रास्ता, ये दो रास्ता, ये तीसरा और इधर चौथा और नीचे। अब आप फिर से ध्यान से देखो, अगर ये 3C/2 हो गया तो 1 2 3 ये तीनों रास्ते आपस में पैरेलल हैं, लेकिन ऊपर वाले रास्ते में 3 कैपेसिटर हैं, इस बीच वाले में 2 है, नीचे वाले में 1 है, ये तीनों पैरेलल हैं। तो ऊपर वाले का टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? तुम कहोगे इन तीनों को सीरीज में ऐड कर दो, तो ये 3C/2 है, ये C है, ये C है, तो इनको सर सीरीज में कैसे ऐड करते हैं? सीरीज में ऐड करने का आंसर होता है 1/C इफेक्टिव इज 2/3C प्लस 1/C प्लस 1/C। मैंने इनको आपस में एलसीएम ले लिया 3C, फिर 3C का एलसीएम लिया तो ये हो गया 2, और ये 3C है तो ये हो गया 3, और ये भी 3C है तो अब ये भी हो गया 3, तो 3 + 3 + 2 होता है 8, यानी कि आ गया 8/3C। इसको उल्टा करेंगे तो C इफेक्टिव का वैल्यू आ जाएगा 3C/8, यानी ये तीन कैपेसिटर जोड़ के आ गया 3C/8। तो मैंने ऊपर वाले तीनों कैपेसिटर को जोड़ा और यहां पे एक कैपेसिटर लगा दिया 3C/8। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अभी दुनिया में सीरीज पैरेलल ऐड करना सिखा रहा हूं। यहां पे C और C सीरीज है तो इसको C/2 लिख दिया, और नीचे वाले रास्ते में केवल एक ही कैपेसिटर है C का, उसको ये C लिख दिया, और यहां पे तीन रास्ते हो गए। अब पैरेलल में तीनों हैं तो इनको ऐड कैसे करें? तो C इफेक्टिव फाइनल जो बनेगा वो 3C/8 प्लस C/2 प्लस C बनेगा। अब मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इसका एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम लिया, यहां आया 3C, एलसीएम लिया तो यहां आया 4C, एलसीएम लिया तो यहां आया 8C। अब 8 + 4 12 + 3 15C/8 आ गया। आंसर C इफेक्टिव का बोलो।
कहानी नंबर 2, फिर से 2 मिनट लेना भाई। इफ लाइन ऑफ सिमेट्री passes through terminals A and B, then the branches connecting points perpendicular to line of symmetry can be removed. A, C, 2C, 3C. C, 2C, 3C. आपने बोला इधर लाइन ऑफ सिमिट्री नहीं है, इधर है, दिस इज लाइन ऑफ सिमिट्री, बट ये लाइन ऑफ सिमिट्री तो इसमें सेम रूल मत लगाना, ये मत कहना सारे पॉइंट ऑन दिस लाइन आर इक्वी पोटेंशियल, ऐसा नहीं बोलेंगे। ये लाइन सिमिट्रिकल लाइन जरूर है, इसका अपर हाफ लोअर हाफ एक जैसा जरूर है, लेकिन इस लाइन पर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स इक्वी पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि बैटरी तो ए और बी के अक्रॉस ही लगाते हैं, और अगर बैटरी ए और बी पे लगाई तो इस लाइन पर भी वही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो फिर मैंने क्या बोला, इस लाइन के परपेंडिकुलर जो ब्रांचेस चल रही हैं, जो अपर हाफ और लोअर हाफ को जोड़ रही है, वो सारे ब्रांचेस हटा सकते हैं। अगर ये लाइन ऑफ सिमिट्री के परपेंडिकुलर कोई कनेक्शन बना है जिससे अपर हाफ और लोअर हाफ कनेक्ट हो रहा है, उसको हटा सकते हैं। अगर लाइन ऑफ सिमिट्री के परपेंडिकुलर, चलो कलर बना लेते हैं। एक बच्चे ने बोला सर कलर्ड लाइन ऑफ सिमिट्री बनाओ, ये लाइन ऑफ सिमिट्री हो गया। और अपर हाफ और लोअर हाफ को जोड़ते हुए जो कैपेसिटर वाली लाइन है उसको आप हटा दीजिए, ये हट जाएगी, इसको रिमूव कर दीजिए। क्यों कर दें? क्योंकि अपर हाफ और लोअर हाफ अगर सिमिट्रिकल है तो जितना चार्ज इसमें जाएगा उतना ही चार्ज इसमें जाएगा। अगर चार्ज सेम जाएगा तो जितना पोटेंशियल यहां मिलेगा उतना पोटेंशियल यहां मिलेगा, जो पोटेंशियल यहां मिलेगा वो यहां मिलेगा, क्योंकि अपर हाफ और लोअर हाफ एक जैसा है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह अपर हाफ और लोअर हाफ में सेम पोटेंशियल बन गया, तो बीच का कैपेसिटर में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, इसको हटा दो। तो फिर हमको ऐसा लगेगा कि C, 2C और 3C आपस में सीरीज है, और नीचे वाले C, 2C और 3C भी आपस में सीरीज है, और सीरीज का वैल्यू निकालने के बाद आप दोनों को पैरेलल में ऐड करेंगे, C इफेक्टिव आ जाएगा। हाँ, अब जैसे मैं एक चीज बताता हूं तो आप उसको नहीं समझते, उस समय पीछे वाला सवाल पूछते हैं। जैसे किसी ने बोला अभी सर आपने बोला था कि लाइन ऑफ सिमिट्री पे जो कैपेसिटर नहीं होता वो नहीं हटता। यार वो रूल अलग है, ये रूल नंबर 2 है, ये स्टेप 2 लिख रहे हैं, रूल 2। एक रूल बताया, अगर आप इंडिया में हैं तो सड़क के लेफ्ट में चलिएगा, क्योंकि यहां पे सड़क के लेफ्ट में चलने का रूल ऑफ द रोड है, तो गाड़ी सड़क के लेफ्ट में चलाएं। और दूसरा रूल बताया, अगर आप यूएस में हैं तो सड़क के राइट में गाड़ी चलाइएगा। तो अगर मैंने बोला सड़क के राइट में गाड़ी चलाइएगा तो कोई बोलेगा सर अभी तो आप बोल रहे थे सड़क के लेफ्ट में गाड़ी चलाना। तो कंडीशन तो देखो यार, क्या बोला मैंने बोला अगर इंडिया में है तो सड़क के लेफ्ट में गाड़ी चलाओ, लेकिन सर अभी तो आपने बोला सड़क के राइट में चलाओ। अरे तो मैंने बोला सर जब यूएस में जाओगे तो राइट साइड में गाड़ी चलाना, लेकिन सर पहले तो आप कह रहे थे लेफ्ट में चलाओ। तो किधर चलाओ, लेफ्ट में चलाओ कि बीच में चलो? तो भाई मत चलाओ गाड़ी, सड़क पे लेट जाओ।
यहां पे मैंने बोला कि अगर लाइन ऑफ सिमिट्री ए और बी के बीच में से पास करे, ए और बी के थ्रू ना पास करे, बीच में से पास करे, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ सिमिट्री दिखे, तब आप कहो कि इस लाइन के सारे पॉइंट इक्वी पोटेंशियल है। फिर मैंने कहा अगर कोई लाइन ए और बी टर्मिनल से पास होती हुई लाइन ऑफ सिमिट्री बने, यानी अपर हाफ और लोअर हाफ में सिमिट्री बने, तो अलग टाइप के कैपेसिटर हटेंगे। पहला रूल दूसरे रूल के साथ घुसा के कंफ्यूज नहीं होना है भाई, दोनों अलग हैं। हाँ, इस सवाल में देखिए तो आपको अपर हाफ और लोअर हाफ सेम सिमिट्रिकल दिखेगा, सारे कैपेसिटर ऊपर और नीचे एक जैसे हैं। लेकिन आपको यह भी लाइन ऑफ सिमिट्री दिखेगी तो आप ये कैपेसिटर भी हटा सकते हैं, और अपर हाफ लोअर हाफ के बीच में भी ये आ रहा है तो उस हिसाब से भी हटा सकते हैं कि भाई अपर हाफ के पॉइंट को लोअर हाफ के पॉइंट, लेकिन ये लाइन ऑफ सिमिट्री से आप हटा दीजिए तो आपको तीन रास्ते मिल गए सिमिट्री के। देखो ऊपर वाला C/2, बीच में भी C/2, नीचे भी C/2, तो आंसर आया 3C/2। ये ड्रॉ कर लो बच्चों और आप खुद करना इसको। इसमें आपको जंक्शन वाला सिमिट्री दिखेगा। ये फोटो में अगर टर्मिनल्स ए और बी है तो भी सी इफेक्टिव बताना है, और टर्मिनल्स ए और डी है तो भी सी इफेक्टिव बताना है। टर्मिनल्स ए और डी है तो भी सी इफेक्टिव बताना है। आप जरा डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम सिंपल है, आप ऐसे बना लो, पहले एक स्क्वायर और फिर बना लो इसके दो डायगोनल, और यहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन भी बना लो। टोटल ऐसे बन गया यूनियन जैक। फिर उसके हर डंडी पे एक बराबर कैपेसिटर लगा लीजिए, बाद में फटाफट बन जाएगा। ऐसे हर डंडी पे कैपेसिटर लगा दो, बस हो गया। अब यहां पे जंक्शन ए है और ये जंक्शन बी है। बोल रहा है ए और बी पर अगर बैटरी लगाएं तो सी इफेक्टिव क्या होगा। दूसरा सवाल यह है कि ए और डी पर बैटरी लगाएं तो सी इफेक्टिव क्या होगा। सर्किट डायग्राम एकदम सिमिट्रिकल है, स्क्वायर शेप का बना लेना। एक बार में एक ही लाइन ऑफ सिमिट्री बनेगा भाई। एक बार में एक ही लाइन ऑफ सिमिट्री बनेगा। जैसे ए बी के बीच, ए बी के ऊपर देखोगे तो फिर केवल ये लाइन ऑफ सिमिट्री बनाना भैया। ऐसा नहीं कहना सर ये भी तो लाइन ऑफ सिमिट्री है, सर आपने बोला था टर्मिनल से पास हो जाए। अबे लल्ला, टर्मिनल मतलब दोनों टर्मिनल से पास हो जाए। तो एक ही लाइन ऑफ सिमिट्री बनाइए, उससे सॉल्व कीजिए। जो पहला वाला बताया उसको पहले यूज करो, उसमें ज्यादा आसानी होती है, उसमें कैपेसिटर हट जाते हैं, जंक्शन खुल जाते हैं। चलिए अब एक दो सर्किट में
सॉल्व करना सिखाता हूं। यहां पे लिखा है डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी। इस सर्किट में देखो तो आपको ये पॉइंट ए और पॉइंट सी दिख रहे होंगे। अगर पॉइंट ए और सी के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस पूछा गया तो आपको यह सोचना, वैसे तो ये 3 डायमेंशनल क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है, तो आप ऐसे सोचिए कि अगर हम इसके बिल्कुल बीचों बीच से एक प्लेन पास कर दें, ऐसे प्लेन पास कर दें, तो क्या आपको इस प्लेन के, चलो मैं कलर्ड पेन लगाता हूं, क्या इस प्लेन में बिल्कुल बीच में ये प्लेन आ गया कि नहीं आ गया? बोलो, ये प्लेन जो है इस पूरे डिब्बे को ए और सी के रिस्पेक्ट में बिल्कुल बीच में से काट रहा है कि नहीं? तो अगर मैंने बोला कि ये वाला जो प्लेन मैंने रेड कलर से बनाया, ये प्लेन बिल्कुल ए और सी के बीच में है। याद रखिए, टर्मिनल्स भी एक दूसरे के मिरर इमेज या इक्वी डिस्टेंस दिखने चाहिए। जैसे इस प्लेन से टर्मिनल ए जितना दूर है, इस प्लेन से टर्मिनल सी भी वैसा ही प्लेस्ड, उतना ही डिस्टेंस पे दिख रहा है, बिल्कुल बीच में है। तो जो भी कैपेसिटर इस प्लेन के साथ ही लाई कर रहे हैं, मतलब इस प्लेन पे ही चिपके हुए हैं, वो कैपेसिटर आराम से हटाए जा सकते हैं। अगर ये 2 वर्टिकल वाले कैपेसिटर आराम से हट गए, इसको हम हटा सकते हैं और इसको भी हटा सकते हैं, जो इस लाइन पर आ गए। तो अगर इस प्लेन में जो कैपेसिटर हैं उनको मैंने एक्स्ट्रा कैपेसिटर्स को हटा दिया, तो मुझे सर्किट ऐसा दिखा। एक कैपेसिटर, फिर ऊपर वाला ब्रांच है, ये देखिए, ये ब्रांच तो हट गई है। शायद थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। जो 2 ब्रांच हटी नहीं थी वो हटा दी मैंने, 2 रास्ते के कैपेसिटर को भी हटा दिया। तो आप देखेंगे कि ए और सी के बीच में 3 रास्ते हैं, 1, 2 और 3। मतलब ये रास्ता सीधा ए से सी जा रहा है, ये रास्ता भी सीधा ए से सी जा रहा है। तो ये सी और सी C/2 हो गए, ये सी और सी C/2 हो गए, ये C/2 पैरेलल में मिला के सी हो गए। मतलब ये 4 कैपेसिटर को हटाएं तो आंसर सी लिख सकते हैं। बट ऊपर वाले में भी 2 रास्ते इधर खुल गए और 2 रास्ते यहां से मर्ज हो गए, तो इन दोनों के बीच में भी सी और सी C/2 हो गया, सी और सी C/2 हो गया, C/2 सी हो गया। मतलब ये 4 कैपेसिटर भी हट के कैपेसिटेंस सी हो गए। बट ऊपर वाले रास्ते में ये और फिर ये और ये, मतलब ये 3 मिला के ब्रांच बनेगा, जिसमें बीच वाला ब्रांच के 4 कैपेसिटर का आंसर सी है। तो मैंने बोला ऊपर का रास्ता जो जा रहा है उसमें ये सी, फिर ये भी सी हो गया है, ये भी सी हो गया है। यहां पर जो कैपेसिटर थे वो C/2 और C/2 मिलके C हो गए। तो आप देखो A और C के बीच में एक रास्ता तो ऊपर वाला 3C का है और एक रास्ता C का है। एक रास्ता C और C मतलब C/3 का है और दूसरा रास्ता C का है। तो हमारा आंसर C प्लस C/3 यानी 4C/3 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी अभी अभी हमने कर लिया। ऊपर वाले रास्ते पे इनफाइनाइट सेक्शंस हैं और यहां C, 2C, 4C, 8C ऐसे बढ़ता हुआ कैपेसिटेंस है। नीचे भी C, 2C, 4C, 8C बढ़ता हुआ कैपेसिटेंस है। तो आपने कहा यहां से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, लेकिन ये जंक्शन ये बीच में से पास नहीं कर रहा, ये A और B टर्मिनल से पास कर रहा है, यानी अपर हाफ लोअर हाफ सेम है। तो अपर हाफ और लोअर हाफ से जुड़े सारे कैपेसिटर हम काट देंगे। तो अगर सारे कैपेसिटर कट गए तो ये अचानक सवाल बहुत आसान हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। अब ऊपर वाले रास्ते में सारे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस सीरीज में, नीचे वाले भी सीरीज में, और जो ऊपर वाले का आंसर आएगा वही नीचे वाले का आएगा, तो उसको डबल कर देंगे, टोटल आंसर आ जाएगा। लेकिन अपर हाफ का जो सी इफेक्टिव है उसको हमने लिखा 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/4C प्लस 1/8C, ऐसे करके चल रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स है। तो हमको ये पता चल गया कि ये तो जीपी हो गया। 1/C इफेक्टिव का वैल्यू A/1 माइनस R, तो 1 माइनस R हो गया ये 1/2, तो 1/C/1/2 यानी कि 2/C हो गया।
तो सी इफेक्टिव का वैल्यू आया C/2, मतलब ऊपर अपर हाफ का आ गया C/2, तो लोअर हाफ का भी Z/2 है, तो C/2 प्लस C/2 दो हाफ का हो गया, मतलब अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों का C/2, आंसर आ गया C। यहां पे लिखा है मेथड नंबर 2, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। पॉइंट पोटेंशियल मेथड में हम आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई ऑल पॉइंट्स ऑफ सिमिलर पोटेंशियल इन द सर्किट। जैसे सिमिट्री से हमें पता चल जाता है कि मिड पॉइंट का पोटेंशियल, सारे लाइन ऑफ सिमिट्री का पोटेंशियल सेम है, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट, हम एक जैसे दिखने वाले पॉइंट का पोटेंशियल आइडेंटिफाई करेंगे और उनको सेम नाम दे देंगे, गिव देम सेम नेम, सेम नाम दे देंगे उनका। जैसे अगर एक पॉइंट का नाम मैंने ए रखा तो पूरे सर्किट में ए जैसे दिखने वाले जो पॉइंट होंगे उनका नाम भी ए लिख देंगे। हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है? इफ 2 पॉइंट्स आर कनेक्टेड विद कंडक्टिंग वायर, they have same potential। तो ऐसे कुछ लॉजिक या तो कंडक्टिंग वायर की मदद से या सिमिट्री की मदद से पता लगाएंगे, ठीक है। जिसमें कंडक्टिंग वायर है, जैसे इसमें देखो, अगर मैंने बोला टर्मिनल ए और बी है, तो ये देखो ये वायर सीधा ऐसे कंडक्टिंग वायर है, इसमें कोई भी कैपेसिटर लगा नहीं है और बिना बीच को टच किए हुए ये ऐसे इधर से कनेक्टेड है। तो इस पॉइंट का नाम ए है तो इसका नाम भी ए लिख दिया, अगर इसका नाम बी है तो इसका नाम भी बी लिख दिया। तो अब आपको सर्किट रीड्रॉ करना है, तो आप देखो ये कैपेसिटर सी ए से बी के बीच में कनेक्टेड है, ये 2C भी ए से बी के बीच में कनेक्टेड है, ये कैपेसिटर सी भी ए से बी के बीच में कनेक्टेड है और ये भी ए से बी के बीच में कनेक्टेड है। यानी ए से टोटल 4 रास्ते बन रहे हैं और चारों रास्ते में एक एक कैपेसिटर लगा है और वो सारे के सारे कैपेसिटर बी से कनेक्टेड भी हैं। तो अगर C, C, 2C और 2C, ये टोटल ऐसा हो गया 2C, 2C, C और C, तो C प्लस C, 2C प्लस 2C, 4 प्लस 2, 6C हमारा आंसर आ जाएगा। स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार मेथड रेजिस्टेंस में सीखेंगे, कैपेसिटर में नहीं लगाएंगे, ठीक है। मैं सिखा दूंगा डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा, उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं लेकिन सिखा दूंगा। ठीक है, आपको क्या सीखना है कि अगर मान लीजिए किसी सर्किट में मुझे सिमिट्री से या कंडक्टिंग वायर से जुड़े होने की वजह से ऐसा फील हुआ कि अगर इस पॉइंट का नाम ए है तो इस पॉइंट का नाम भी ए होना चाहिए, क्योंकि इसके बीच में कंडक्टिंग वायर लगा है, जितने पोटेंशियल पे ये पॉइंट होगा उतने पोटेंशियल पे ये पॉइंट भी होगा, क्योंकि कंडक्टिंग वायर के 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। तो ये ए यहां पे कनेक्ट हो गया और बी वाला पॉइंट से देखो वायर से ये पॉइंट भी कनेक्टेड है, तो इसका नाम भी बी लिख दिया। फिर मैंने सोचा सर्किट रीड्रॉ करते हैं, तो ए से कितने कैपेसिटर जुड़े हुए दिख रहे हैं? देखो यहां से ए से अंदर घुसे तो 1 2, लेकिन सर ये पॉइंट भी तो ए है, हां, तो इधर से भी 1 2, तो 2 कैपेसिटर यहां पे और 2 कैपेसिटर यहां पे, यानी ए से 4 कैपेसिटर निकल रहे हैं। फिर वो कहां जा रहे हैं? तो ये वाला कैपेसिटर बी में जा रहा है, ये वाला भी टर्मिनल बी में खत्म हो रहा है, ये कैपेसिटर का भी बी पे खत्म हो रहा है और ये वाले का भी बी पे, यानी चारों कैपेसिटर्स को मैंने बी पे कनेक्ट करके खत्म कर दिया। तो ए से बी के बीच में सारे पैरेलल दिख रहे हैं। तो ये फोटो देखते समय आपको इनिशियली नहीं लग रहा था कि चारों पैरेलल है, लेकिन सर्किट रीड्रॉ करते ही और नाम सेम लिखते ही आपको दिखने लगा रहे सारे पैरेलल आ गए, ठीक है ना। तो अचानक क्वेश्चन बहुत इजी होगा आपको, लेकिन फोटो थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिया होगा, आपको थोड़ा सा रीड्रॉ करके चेक कर लेना है। सवाल आसान ही पूछते हैं भाई।
चलिए एक क्यूब का सवाल और करते हैं। इसमें टर्मिनल ए और डी के बीच में यानी कि बॉडी डायगोनल के बीच में पोटेंशियल वो लगाना है और पता लगाना है सी इफेक्टिव का वैल्यू। लेकिन यहां पे अब सिमिट्री का कॉन्सेप्ट लगाना। आप देखो ध्यान से, अगर आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनोगे तो आपको एक सेकंड में समझ में आ जाएगा। इसलिए अभी आप इस डायग्राम को देखो और कुछ भी लिखना नहीं, कुछ भी लिखना नहीं, ठीक है। चलो अगर मुझे ए से डी पहुंचना है, मान लीजिए ये एक ऐसा मेज है, ऐसा रास्ता है जिसमें इन वायर्स के थ्रू चल के मुझे ए से डी पर चलना है। मतलब ए से घुसूंगा और डी से बाहर निकलूंगा, तो ए से अंदर जाने के कितने रास्ते हैं हमारे पास? तो आप कहेंगे देखो तीन रास्ते, एक तो ए से बी जा रहा है और एक ए से यहां बेस की तरफ जा रहा है यहां, और एक ए से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैंने बी सी डी इसके अलग अलग पॉइंट को ई एफ जी एच ऐसे अलग अलग नाम दे दिया, ठीक है। अब मैंने कहा ये वाला जो रास्ता है जो ए से बी जा रहा है, वहां पे अगर हम बी पे जाके बैठ जाएं तो मुझे ए भी दिखेगा और मुझे डी भी दिखेगा, लेकिन ए दिखेगा साइड के डिस्टेंस में। मान लीजिए इस क्यूब का लेंथ एल है साइड का, तो ए से बी का डिस्टेंस दिखेगा एल, जबकि बी से डी का जो रास्ता है उसका डिस्टेंस दिखेगा √2l, क्योंकि ये फेस डायगोनल है। ऐसे ही जब हम ई पर जाके बैठेंगे और ई से डी और ए दोनों को देखेंगे तो ई भी वैसा ही दिखेगा। ई यहां से एल डिस्टेंस पे एक कैपेसिटर के साथ दिखेगा और ई से डी वाला पॉइंट √2l डिस्टेंस पे दिखेगा विद द सेम प्लेन, सिमिलर प्लेन और फेस डायगोनल। ऐसे ही यहां एफ पे बैठ के देखोगे तो भी डी आपको उतना ही डिस्टेंस √2l पे और ए भी वैसे ही एल पे दिखेगा। यानी इस डिब्बे को ऐसे पलट दें तो बी ऊपर चला जाएगा, एफ नीचे आ जाएगा, सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिसको आप ए बी लाइन बोल रहे हैं वैसा ही लाइन ए एफ भी है और वैसा ही लाइन ए से ई वाला है। तो अगर ये सारे सेम सिमिलर पॉइंट्स हैं तो हम कह सकते हैं बी ई और एफ सेम पोटेंशियल पे हैं। तो बी ई और एफ सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं, प्लेस्ड बिटवीन टर्मिनल्स। याद रखिए टर्मिनल्स के बीच में आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इन तीनों से पास होने वाला लाइन सर्किट को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ऐसे नहीं कहा। अब एईडीजी प्लेन बना सकते हो, लेकिन एईडीजी प्लेन में भाई अपर हाफ लोअर हाफ देखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। कोई कैपेसिटर कटेगा नहीं। खैर, तो मैंने देखा ये तीनों एक जैसे सिमिलर पोटेंशियल पे, सिमिलर पोजीशन पे रखे पॉइंट है। तो अगर एक का नाम x लिख दूं, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम भी x हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम d के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो h g और c, h यहां से l है, यहां से √2l, g भी यहां से l है, यहां से √2l, h भी यहां से l डिस्टेंस पे है और a से √2l। तो h g और c भी सिमिलर पोटेंशियल है। उनका नाम मैंने लिख दिया y y एंड y। अब सर्किट रीड्रॉ करते हैं। तो a से सर्किट स्टार्ट हुआ, a से g की तरफ, a से d की तरफ जाएंगे, a से d। तो a से एक रास्ता b में जा रहा है, दूसरा e में जा रहा है, तीसरा f में जा रहा है, लेकिन इनका नाम मैंने x लिखा हुआ है। ऐसे ही एक c है, एक g है, उसका नाम भी y है और h का नाम भी y। तो अब आप देखो x से तीन रास्ते निकले और तीनों गए x में, यानी यहां पे मैंने x लिख दिया, पॉइंट का नाम x, और तीनों रास्ते x में जाके खत्म हो गए। फिर इस x से दो रास्ते बन रहे हैं जो y में जा रहे हैं, इस x से दो रास्ते बन रहे हैं जो y में जा रहे हैं, और इस x से भी आगे दो रास्ते बन रहे हैं जो y में जा रहे हैं। यानी x से y में 6 रास्ते जा रहे हैं, 1 2 4 5 और 6। ये सारे रास्ते y में जा रहे हैं और y जहां पे आ गया वहां से 3 रास्ते d में जा रहे हैं। तो 3 बना दिए d में।
अब 3 यहां, ये हो गया 3c, 6 यहां तो 6c, और ये 3 यहां 3c। फिर हमने बोला 1/c इफेक्टिव, यहां लिख देता हूं, 1/c इफेक्टिव इज 1/3c प्लस 1/3c प्लस 1/6। इनको ऐड कर दे तो ये 2/6, 2/6 और 1/6, 5/6c है। पलट दें तो c इफेक्टिव इज 6c/5 आंसर आएगा। तो तुरंत ही कर सकते थे, जैसे ए से 3 रास्ते गए तो 3c लिख दो, x से y 6 रास्ते गए 6c लिख दो, y से g 3 रास्ते गए 3c लिख दीजिए, आंसर आ गया। इसमें बीच में कोई भी प्लेन बना के ए और डी के सिमिट्री पर कट करना इज रियली डिफिकल्ट। जंक्शन आएंगे नहीं, बीच में कुछ बन तो सकता है लेकिन जंक्शन नहीं आएंगे उस पे। जब कोई जंक्शन ही नहीं आएगा तो फिर कट करने का कोई फायदा नहीं, जबरदस्ती सिमिट्री नहीं लगाना है। अब इनफाइनाइट लूप या इनफाइनाइट लैडर सर्किट कर लेते हैं। याद रखिए ये जो सर्किट सिखा रहा हूं, अब ये सर्किट इनफाइनाइट लैडर सर्किट रेजिस्टेंस में नहीं करेंगे। इनफाइनाइट लैडर सर्किट दोबारा किसी ने पूछा तो वो सूत्र दिया जाएगा। सर्किट ऐसे होते हैं कि आपको एक यूनिट यानी कि एक लूप दिया होगा और वो लूप लगातार रिपीट हो रहा होगा और उसमें इनफाइनाइट लूप बनते जाएंगे। ऐसे बार बार सेम लूप, मान लीजिए ये C और C है, फिर यहां भी C और C है, ये भी C और C है, बार बार सेम कैपेसिटर का एक एक लूप आता जा रहा है और टोटल इनफाइनाइट लूप है। सवाल पूछते हैं कि अगर टर्मिनल्स A और B हो तो इसके अक्रॉस का कितना कैपेसिटेंस, मतलब व्हाट इज टोटल इफेक्टिव कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B। तो हमने कहा कि इनफाइनाइट लैडर सर्किट है तो इसका आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए जो नंबर ऑफ लूप्स पे डिपेंड ना करे। तो सवाल पूछने के दो तरीके होते हैं। एक तो सवाल यही पूछते हैं कि फाइंड इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। दूसरा सवाल कभी कभी ये पूछते हैं कि इसमें n लूप्स हैं लेकिन आंसर n पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब है n का आंसर अगर इनफाइनाइट हो तो भी आंसर सेम है, अगर इनफाइनाइट नहीं भी हो तो भी सेम है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें बहुत सारे लूप्स बने हो और पूछा जाए एक एंड के अक्रॉस इफेक्टिव कैपेसिटेंस, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे सोचना है कि मान लो इसके अक्रॉस इफेक्टिव कैपेसिटेंस x है। तो पहले मान लीजिए लेट CAB इज इक्वल टू x, यानी कि ऐसा मान लिया हमने कि AB के अक्रॉस ये पूरे इफेक्टिव कैपेसिटेंस का वैल्यू x है। फिर मैंने क्या किया, एक लूप को कट करके फेंक दिया और यहां एक लूप के पीछे नए दो टर्मिनल्स बना दिए A' B', यानी इनफाइनाइट में से एक लूप ऐसा कट करके निकाल दिया जिसके आगे वाला सर्किट पहले जैसा ही सर्किट दिख रहा है। तो हम कहेंगे सिमिट्री से या लॉजिकली कि इनफाइनाइट में से अगर एक लूप हटा दें तो भी नंबर ऑफ लूप्स में कोई फर्क तो पड़ा नहीं, तो इसके पीछे अभी भी इनफाइनाइट लूप्स ही हैं। अगर AB के अक्रॉस इफेक्टिव कैपेसिटेंस x है तो A' B' के अक्रॉस भी इफेक्टिव कैपेसिटेंस x ही होगा। तो हमने बोला देन आफ्टर रिमूविंग वन लूप, एक लूप हटा दिया, इनफाइनाइट लूप्स है, एक लूप हटाया, देन C इफेक्टिव A' B' इज ऑल्सो x, क्योंकि इनफाइनाइट से एक लूप हटाने पे आंसर में फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां पे जो A' B' लिखा है वहां पे एक लूप बनाया जिसका वैल्यू x है
और यहां ए बी के अक्रॉस भी जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा वो भी एक्स है। मतलब फाइनल सर्किट में क्या किया हमने, इस पीछे वाले सारे को हटा के फेंक दिया और इसकी जगह इफेक्टिव कैपेसिटेंस मान लिया एक्स। तो आप कहेंगे इसका मतलब सिंगल लूप में जो कैपेसिटर थे अगर वो वापस लाएं और यहां पे ए बी पॉइंट दिखे और उसके पीछे जो कट कर दिया वो ए डैश बी डैश दिखे, तो यहां पे हम एक कैपेसिटर लगा रहे हैं जिसका वैल्यू एक्स है और इससे सॉल्व करने के बाद इफेक्टिव कैपेसिटेंस का आंसर भी क्या आएगा एक्स। तो आप कहेंगे जी एक्स के साथ ये पैरेलल है और ये सीरीज है, तो ये पैरेलल हो जाएगा सी प्लस एक्स और सीरीज ऐड करने के बाद आंसर एक्स बन जाए। तो रिलेशन क्या बना, रिलेशन बना कि सी इंटू सी प्लस एक्स अपॉन सी प्लस एक्स, ये इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ गया और इसका वैल्यू एक्स के बराबर कर दिया। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देख लो एक बार और सिखाता हूं, एक सवाल सॉल्व करके देखेंगे आपको आ जाएगा। क्वाड्रेटिक है भाई, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। यही दो स्टेप्स लिख लो बस, यही दो स्टेप्स क्या है, लेट सी ए बी बी एक्स, देन आफ्टर रिमूविंग वन लूप सी ए डैश बी डैश इज ऑल्सो एक्स। यानी पीछे भी एक्स लगा दो और लूप ऐड करने के बाद का आंसर को भी एक्स के इक्वल कर दो। तो पीछे जो एक्स लगाया वो लूप के साथ सीरीज पैरेलल में ऐड हो गया और फिर फाइनल आंसर को एक्स के ही इक्वल कर दो। जरा सोच, ये इस तरह से सॉल्व करते हैं। यहां लिखा है ए बी, अगर मैं सिंगल लूप हटाऊंगा तो यहां पे ए डैश बी डैश लिखना पड़ेगा हमें। देखो जैसे ए और बी, यहां पे ए और बी है तो बिल्कुल ऐसा ही ए डैश बी डैश यहां से लिखना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि एक कैपेसिटर 1 का है और एक कैपेसिटर ये भी, ये 2 का है और यहां लिखा है ए डैश और यहां लिखा है बी डैश, यहां लिखा है ए यहां लिखा है बी। अगर इसके बीच में एक कैपेसिटर लगाएं जो एक्स हो, जिससे कि ये पीछे पूरे सर्किट का आंसर एक्स के बराबर हो, ये हमने मान लिया, तो इधर हटा के एक्स लगा दिया, तो इसके इफेक्टिव का आंसर भी एक्स हो जाना है। तो हमारा ये दोनों सीरीज है, सीरीज का फॉर्मूला होता है 2x अपॉन 2 प्लस एक्स और ये 1 है तो +1 इक्वल टू किसके इक्वल कर देंगे, एक्स के। अब 1 को इधर ले जाते हैं, 2x अपॉन 2 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स। तो 2x से 2x कट गया, बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 और x प्लस 1 ऐसा हमारा आ गया रिजल्ट। क्योंकि x का आंसर केवल पॉजिटिव ही रखा जा सकता है तो x का आंसर आया 2, यानी सी इफेक्टिव सी ए बी का आंसर जो x हमने माना था वो आंसर आ गया 2 माइक्रोफैराड, आंसर हो गया। बस क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, कभी डायरेक्ट ऐसा आंसर बन सकता है, कभी आपको श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a लगा के सॉल्व करना है। अब रेजिस्टेंस में इसमें टाइम नहीं लगाएंगे भाई, इसलिए आपको इसका जो रेजिस्टेंस में सवाल दिखे तो आपको बिल्कुल ऐसे ही थिंकिंग लगा के खुद करना है बच्चों, दोबारा दोबारा टाइम नहीं लगाना।
एक सवाल और करते हैं लेकिन थोड़ा अलग, थोड़ा और जहर बढ़ा देते हैं उसमें। जहर है कि प्यार है तेरा सवाल। ऐसे चले जा रहा है सर्किट, ध्यान से देखना, यहां लिखा है ए और बी। आपने पहले पहले मानना है कि भाई सी ए बी का वैल्यू होता है एक्स, ये मान लो, और ये इनफाइनाइट लूप्स हैं। यहां पे कैपेसिटेंस लिखा है सी और यहां लिखा है सी, फिर यहां कैपेसिटेंस लिखा है 2C, यहां लिखा है 2C, फिर यहां लिखा है 4C, यहां लिखा है 4C, यहां लिखा है 8C, यहां लिखा है 8C। यानी कि आपको लग रहा है सर सर्किट में कैपेसिटेंस आप लगातार डबल करते जा रहे हैं, यानी अगले ब्रांच में इसी प्रिडिक्शन से 16 16 होगा, फिर 32 32, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। सर्किट ड्रॉ कर लो भाई। तो ये जो सर्किट है इनफाइनाइट लूप का है, लेकिन इसमें हमेशा बढ़ता जा रहा है। अब आपको क्या करना है, जैसे देखो यहां पे कैसा सर्किट है पहले पहचानना। ये पहले कैपेसिटर आया, बाद में जंक्शन आया, तो आप समझ लो इस कैपेसिटर से पहले ही आपको ए डैश और बी डैश लिखना है, जिससे कि ए डैश बी डैश से अंदर चले तो पहले कैपेसिटर आए बाद में जंक्शन आए। पिछले सवाल में पहले जंक्शन आया फिर कैपेसिटर आया, तो जंक्शन पे मैंने लगाया, आप समझना भाई, यहां पे ही ए डैश बी डैश लगाया, जिससे कि अंदर का पीछे का सर्किट आगे के सर्किट जैसा दिखे। तो यहां कैपेसिटर फिर जंक्शन है, तो कैपेसिटर के पहले लगाया कैपेसिटर फिर जंक्शन है ना, तो ए डैश बी डैश यहां पे लगाया और इसको काट के हटा दिया। मतलब ए बी वाला सर्किट में ई और सी को कट करके फिर यहां ए डैश और बी डैश लिखा है, और यहां पर ए बी लिखा है। ए बी के अक्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम हमेशा एक्स मान लेते हैं। तो फिर हमने ऐसे सोचा, अब देखो सवाल समझना, अगर यहां से देख रहे हैं ए से ए बी से आंखें लगा के देखो, तो कैपेसिटर सी है, फिर उसके पीछे 2C है, फिर उसके पीछे 4C है, उसके पीछे 8C, ऐसे बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब अब यहां से देखेंगे ए डैश बी डैश से देखेंगे, तो पहले सी की जगह पहले ब्रांच में 2C और दूसरे ब्रांच में 4C और तीसरे ब्रांच में 8C दिखेगा। आपको लगेगा यार सी की जगह 2C हो गया, 2C की जगह 4C हो गया, 4C की जगह 8C हो गया, 8C की जगह 16C हो गया। यानी कि पहले जो कैपेसिटर जहां दिख रहा था, अब वहां पे उससे डबल कैपेसिटर दिख रहा है। देखो अगर ए बी के हिसाब से देखेंगे तो पहले ब्रांच में सी, फिर 2C, फिर 4C। इस लूप को कट करके देखेंगे तो यहां पहले ब्रांच में 2C, यानी C की जगह 2C दिख रहा है, और जहां दूसरा ब्रांच था वहां 2C की जगह 4C दिख रहा है, और 4C की जगह 8C दिख रहा है। मतलब कट करके अगर आपने पीछे देखा तो आपको ऐसा लगेगा यार जो कैपेसिटर जहां था इनफाइनाइट लूप है, लेकिन हर कैपेसिटर अपने पुराने वैल्यू का डबल हो गया। अगर हर कैपेसिटर पुराने वैल्यू का डबल हो जाएगा तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस अगर यहां से देखने पर x है, तो यहां से देखने पर इफेक्टिव कैपेसिटेंस भी डबल हो जाएगा। डबल सी ए बी अगर x है तो सी ए डैश बी डैश का वैल्यू 2x है, क्योंकि हर कैपेसिटर, एवरी कैपेसिटर विल बी डबल ऑफ इनिशियल वैल्यू। देखो ध्यान से, यह समझाया नहीं जा सकता लेकिन देखा जा सकता है। अगर कोई देख पा रहा है, इमेजिन कर पा रहा है कि भाई हम जब इधर से देख रहे हैं तो पहले C फिर 2C, फिर अब इधर से देख रहे हैं तो पहले ही 2C आ गया और 2C की जगह 4C आ गया। यहां पे सेकंड लेवल पे 2C था,
वहां सेकंड लेवल पे 4C, यानी हर वैल्यू बदल गया, हर वैल्यू डबल हो गया। तो हर वैल्यू डबल हो गया यानी कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस भी डबल में आंसर आ जाएगा। जैसे यहां पे अगर C का वैल्यू 1 हो, बाद में मैं किसी सर्किट में C का वैल्यू 1 की जगह 2 लिख दूं, तो यार आंसर में भी C की जगह 1 की जगह 2 डालोगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आंसर। तो यहां 2x लिख दिया, बड़ी ऊंची बात हो गई। तो सर अगर ये 3 होता, यहां 3 होता, या 9 होता, या 27 होता, तो क्या मैं पीछे वाले सारे सर्किट को 3x नहीं लिख देता? बिल्कुल सही कहा। अगर ये C होता, फिर C/2 होता, फिर C/4 होता, C/8 होता, तो पीछे वाले सर्किट को x/2 नहीं लिख देता? बिल्कुल लिख सकते हो, यही तो खेल है। अब 2x और C पैरेलल, फिर C सीरीज, तो 2x प्लस C इंटू C अपॉन C प्लस 2x प्लस C। ये देखो, पहले पैरेलल, पैरेलल मतलब ऐड कर दो, फिर सीरीज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, इसका वैल्यू बराबर x, क्योंकि ये सारा मिला के x के इक्वल है। फिर से क्वाड्रेटिक आ गया, और क्वाड्रेटिक सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब फटाफट एक दो कॉन्सेप्ट्स और सीख लेते हैं। ये इनफाइनाइट लैडर सर्किट हो गया। अब इस चैप्टर का आरसी सर्किट के अलावा आखिरी, ऑलमोस्ट आखिरी पॉइंट का मतलब इसके बाद अब और कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं लैडर के बाद एक सर्किट और सॉल्व कर रहे हैं, वो है स्विच वाले सर्किट। और अब जो स्विच वाले सर्किट है वो आखिरी कॉन्सेप्ट है, वही सबसे जहर है। सबसे जहर वही है, किसमें? स्विच वाले सर्किट में। लेकिन अगर आपने स्विच वाले सर्किट को अपने मन से देखा, मन की आंखों से देखा, तो आपको लगेगा यार ये सवाल ना लल्लू बनाने वाले सवाल होते हैं। लोगों को बड़ा मतलब अगर अच्छा सवाल बनाना है लेकिन आलस है, तो आप स्विच लगा दो। अच्छा सवाल नहीं बना पा रहे, फिर भी अच्छा बनाना है जिससे बच्चे फंस जाए, तो आप स्विच लगा दो। स्विच लगाने वाले क्वेश्चन अचानक डिफिकल्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक सवाल 2 बार सॉल्व करना पड़ता है। एक स्विच ओपन होगा, फिर बाद में स्विच क्लोज होगा। जब स्विच ओपन होगा तो पहला सवाल सॉल्व करोगे, फिर स्विच क्लोज होगा तो दूसरा सवाल सॉल्व करोगे, और 2 बार सॉल्व करके मिला देने से स्विच वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो मैं अब आगे जो आपको पढ़ा रहा हूं वो स्विच वाले क्वेश्चन है। आप यही हेडिंग लिखना, स्विच वाले क्वेश्चन, स्विच वाले क्वेश्चन। बस ये आखिरी लेक्चर है कैपेसिटेंस का भाई, इसके बाद कैपेसिटेंस डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है? आखिरी लेक्चर है, इसमें आखिरी पॉइंट अब हम डिस्कस कर रहे हैं, स्विच वाले क्वेश्चन, स्विच वाले क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन देख लो। अभी स्विच वाले क्वेश्चंस में कैपेसिटर सजा हुआ है और किसी स्विच को एक पॉइंट से शिफ्ट करके दूसरे पे ले जाएंगे। अब आपको इसमें 2 स्टेप्स करने हैं। स्टेप 1, व्हेन स्विच इज एट इट्स इनिशियल पोजीशन, ये हो सकता है कि स्विच इनिशियली क्लोज्ड हो फिर ओपन कर रहे हो, या स्विच पहले 1 पे हो फिर 2 पे कर रहे हो, पहले ओपन हो फिर क्लोज कर रहे हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि पहले स्विच ओपन था बाद में क्लोज कर दिया। तो ओपन स्विच के ऊपर एक सर्किट है, तो व्हेन स्विच इज एट इट्स इनिशियल पोजीशन सॉल्व द सर्किट। सर्किट सॉल्व करो और फाइंड इनिशियल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। फिर स्टेप 2, देखो सवाल लंबा है, बस एडवांस में आ सकता है, मेंस में भी नहीं आता ये। व्हेन स्विच इज एट इट्स इनिशियल पोजीशन सॉल्व द सर्किट टू फाइंड इनिशियल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। फिर कहा व्हेन स्विच इज एट 2, स्विच इज एट इट्स फाइनल पोजीशन, फिर सर्किट सॉल्व करो।
solve the circuit to get final charge on each capacitor. Each capacitor. और फिर स्टेप 3, take difference of charge to get charge flown. बस when switch is shifted. बस यही कहानी है, आप समझ गए होंगे। यानी एक कैपेसिटर इसमें लगा है, 2 बैटरी हैं। सवाल में लिखा है कि स्विच पहले 1 पे था, तो जब 1 पे रहा होगा तो इस कैपेसिटर पे कुछ चार्ज होगा, वो पहले इनिशियल चार्ज निकाल दिया। फिर स्विच 1 से शिफ्ट करके 2 पे ले गए, तो फिर से नया कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर वही है, उस पे नया चार्ज लिख देंगे। फिर सवाल में मान लीजिए पहला चार्ज था 5, दूसरा चार्ज दिख रहा है 8, इसमें जो प्लेट था उसमें था +5, उसी प्लेट पे बाद में दिख रहा है +8, तो इसका मतलब है स्विच क्लोज करने से या स्विच शिफ्ट करने से कितना चार्ज फ्लो किया होगा। तो आप कहेंगे जी पहले 5 था और अब दिख रहा फाइनल 8, तो 5 तो पहले ही जा चुका है, तो शिफ्ट करने पे कितना नया फ्लो किया होगा, तो तुम बोलोगे 5 से 8 बनाने के लिए 3 फ्लो किया होगा। तो जब 3 फ्लो किया होगा तो फिर किसी भी ब्रांच में चार्ज आ जाएगा, कैपेसिटर ब्रांच में चार्ज आ जाएगा। एक बार कैपेसिटर ब्रांच में चार्ज आ जाए तो फिर जंक्शन लॉ वगैरह लगा के हर ब्रांच का चार्ज निकाल सकते हैं। जब अलग अलग ब्रांच का चार्ज आ जाता है तो फिर बैटरी का वर्क डन चार्ज इनटू वोल्टेज से आ जाता है, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का डिफरेंस आ जाता है, तो हीट लॉस और हीट जनरेटेड, कुछ याद आया क्या? ये सब हम लोग कर चुके हैं सर्किट्स में, ये सब आ जाएगा। कभी आपको ज्यादा घबराहट हो, नींद ना आए, या फिर आपको एंजाइटी ज्यादा होने लगे, क्योंकि घबराहट होती है जैसे जैसे आता है, डीप ब्रीदिंग कीजिए ज्यादा, लंबी लंबी सांसें भरिए, आपका वो जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन होने लगेगा, आप थोड़ा रिलैक्स फील करने लगेंगे। शॉर्ट ब्रेथ्स मत लीजिए, जब ब्रेथलेसनेस होती है या एंजाइटी होती है, शॉर्ट ब्रेथ्स बनते हैं और घबराहट बढ़ती है। लंबे ब्रेथ लीजिए हमेशा। पांच 10 मिनट लंबे सांसें लीजिए, आंख बंद करके लंबी लंबी सांसें 5-7 मिनट लीजिए या 2 मिनट लीजिए, आपका बॉडी नॉर्मल कूल डाउन होने लगेगा। फिर अपने आप को समझाओ, यार हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में हमारा एफर्ट है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में हमारा अपनी मेहनत है। रिजल्ट हम डिसाइड करेंगे क्या? नहीं। एग्जाम के क्वेश्चन हम डिसाइड करें, हमसे पूछ के डाले जाएंगे? नहीं। तो हम उसके बारे में क्यों सोच के परेशान हो? हमारे कंट्रोल में जो है हम उस पर ध्यान देते हैं। हमारे कंट्रोल में है हमारी अपनी तैयारी, हम कितने क्वेश्चंस यहां पे ट्राई कर सकते हैं, हम वो केवल कर सकते हैं। अगर हमारे पास समय नहीं है किसी भी चैप्टर को बहुत गहराई में पढ़ने का, तो मिनिमम कितनी चीजें मुझे पढ़ लेनी चाहिए? एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं और उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछा जा रहा है। अगर मुझे किसी चैप्टर में केवल 5 ही चीजें पढ़नी है, तो पिछले 2-3 साल 10 साल के सवाल एक बार देखें कि उसमें कौन से 5 कॉन्सेप्ट जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, या कौन से तरह के सवाल हैं जिनके फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए। केवल उतना कर लो। लेकिन अगर हर चैप्टर में केवल इतना करके जाओगे तो खतरा ज्यादा है। बट कोई भी चैप्टर छोड़ने से अच्छा है कि 5-10 कॉन्सेप्ट भी कर ले उस चैप्टर के, मेन प्रीवियस ईयर के सवाल कर ले, या फिर हम कोई ऐसी बुक कर ले जिसमें बहुत सारे सॉल्व्ड एग्जांपल हैं और सॉल्व्ड एग्जांपल देख देख के कुछ आइडिया लगा ले। थोड़ा डीप ब्रीदिंग कीजिए, अपने आप को समझाइए कि ऐसे कोई खतरे की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। 4 अटेम्प्ट अगर हुए तो हमको 1 अटेम्प्ट धुआंधार चाहिए, लेकिन हर अटेम्प्ट पूरा सीरियसली देंगे तो नेक्स्ट अटेम्प्ट फिर और बेटर होगा। पहले अटेम्प्ट से ही सीरियसनेस होनी चाहिए। कोई भी ये बोले कि तुम्हारा सिलेबस 2nd अटेम्प्ट तक कंप्लीट होगा या 3rd, कुछ भी होगा, तुम्हारी बेस्ट तैयारी 3rd अटेम्प्ट की होगी, वो होगी तो होगी, लेकिन हमको हर अटेम्प्ट बहुत सीरियस मारना है। अगर कोई चैप्टर, जैसे हमने मान लीजिए कोई एक ऐसा चैप्टर है जो कंप्लीट नहीं हुआ, मान लो कोई ऐसा चैप्टर है जो कंप्लीट नहीं हो पाया और फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद कंप्लीट होगा, कोशिश करेंगे सारे अच्छे चैप्टर पहले ही कंप्लीट हो जाए। तो अगर लेकिन कोई ऐसा लग रहा है कि सर ऑल्टरनेटिंग करंट वाला सर्किट का चैप्टर जो है आपने आगे खिसका दिया
और एसी सर्किट या ईएम वेव का कोई सवाल आता नहीं है, सवाल ही नहीं आते। लेकिन अगर आपको मान लीजिए ऐसे 2 चैप्टर आगे खिसकाने पड़े और मॉडर्न फिजिक्स को पहले ही करना पड़ा, ठीक है हमने कर लिया, अब आप कहेंगे सर सेकंड अटेम्प्ट के पहले पढ़ा देना, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में एक बार कुछ देख के चले जाओ यार, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा लगा दो ऐसे चैप्टर में कि भाई 4 कॉन्सेप्ट अगर हमको सीखने हो, तो आप कुछ चैप्टर जो आपको लग रहा है कि आपके कमजोर है उनमें अभी से थोड़ा सा एनर्जी लगाइए कि भाई क्या हम इसमें कुछ बेसिक चीजें कर सकते हैं। 15-20 सॉल्व्ड एग्जांपल अगर देखें तो क्या हमको कुछ समझ में आ सकता है, कुछ ना कुछ आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं आपके अंदर इतनी ताकत है बच्चों कि अगर आपके सामने टीचर नहीं भी और आपको एक बुक दे दी जाए और आप ध्यान से बुक की एक एक लाइन पढ़े तो आप उस बुक से भी चैप्टर की काफी कुछ समरी निकाल सकते हैं। और ये हमें सीखना भी होगा क्योंकि आईआईटी में टीचर बहुत कम पढ़ाते हैं, प्रोफेसर इतने ज्ञानी होते हैं, लेकिन तुम इतने लल्लू लेवल पे बैठे होगे कि तुमको ज्यादा उनकी कही बातों का आइडिया ही नहीं लगेगा। ये मैंने खुद वहां देखा है। मैं बहुत तीरंदाज बन के आईआईटी में जब गया और पढ़ना स्टार्ट किया तो उसमें देखा तो यार टीचर जो पढ़ा रहा है हमको भीषम भीषम बाउंसर हो रहा है, और वहां इतनी औकात नहीं है कि टीचर के साथ बार बार तुम पूछ लो या उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दो। ना ना ना, प्रोफेसर है भाई, वो गॉड लेवल पे बैठा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको सुनना है, आपको जो बातें नहीं समझ में आ रही उनको लिख लेना है साइड में, और घर मतलब हॉस्टल जाके रेलेवेंट बुक, इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं वहां, हजारों लाखों बुक्स पड़ी हुई हैं, तो वहां पे आप जाइए, रेलेवेंट बुक ढूंढिए और रेलेवेंट बुक से खुद 2 घंटे लगा के सारे नोट्स कंप्लीट कीजिए और खुद उसको पढ़ के खत्म कीजिए। वहां पे ज्यादातर सिलेबस आपको खुद ही करना है, खुद ही समझाना है, खुद ही समझना है। और जो लोग बुक से निकालने की, एक्सट्रैक्ट करने की कला जानते हैं, जिनको ये आइडिया है, वो ही आईआईटी में अच्छे नंबर ला पाएंगे। इसलिए बेटा पहुंच गए तो भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी जो केवल टीचर के भरोसे चल रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो कुछ ना कुछ गेन कर सकते हैं, ठीक। और कुछ प्रोफेसर होंगे जो पढ़ाते हैं, समझ में आता है, तो उनमें आप ज्यादा बुक को मत देखो, उनमें आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमारे में भी ऐसा लग रहा है आपको चैप्टर सर ने समझाया, मैं जैसे समझा रहा हूं, ऐसा लग रहा है यार आज का लेक्चर उतना समझ में नहीं आया। एक बार सेम चीज किसी बुक से 2 पैराग्राफ पढ़ के देख लो ना यार, हो सकता है उसमें कुछ समझ में आ जाए। या हमने ट्रिक बताई है तो वो ट्रिक से देख लो कि क्या क्या हुआ। तो अभी क्या करना है, जैसे ये देखो 10 वोल्ट की बैटरी और 5 वोल्ट की बैटरी अपोजिट है, ये पूरा एक लूप बना हुआ है। तो नेट बैटरी 5 वोल्ट की हो गई, तो यहां पे चार्ज 5 वोल्ट की बैटरी 10 और 5 माइनस में हो गया, तो 5 वोल्ट की बैटरी से 2 माइक्रोफैरेड पे चार्ज आएगा +10, यहां पे चार्ज +10 दिखेगा, यहां माइनस दिखेगा, ये +10 है। फिर मैंने स्विच को 2 पे ला दिया, अब देखो दिमाग में ही सॉल्व कर दे रहे हैं। स्विच अगर 2 में आ गया तो ये बैटरी बाहर हो गई, ये कट गई, ये गायब हो गई, ये रास्ता टूट गया, ये 1 यहां से जुड़ गया। तो आपको दिखेगा सर केवल अब ये तो यही लूप है, तो 10 वोल्ट इसको मिलेगा। अगर इसको 10 वोल्ट मिलेगा तो यहां पे चार्ज होगा +20, लेकिन 10 तो पहले ही जा चुका है और बाद में दिख रहा है 20, तो यानी कि यहां पे चार्ज फ्लो किया +10। अगर चार्ज +10 फ्लो किया और इसमें से कोई चार्ज फ्लो नहीं किया क्योंकि रास्ता ओपन है, तो बैटरी का वर्क डन आया, वर्क डन बाय बैटरी आया चार्ज इंटू वोल्टेज 100। कैपेसिटर में पहले एनर्जी पहले था वोल्टेज 10 और बाद में है पहले है चार्ज 10, यानी बैटरी का वोल्टेज है 5 वोल्ट और बाद में 10 वोल्ट। तो हम बोलेंगे वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू हीट। मान लो हीट पूछा है, तो हीट जनरेटर में वर्क डन बाय बैटरी हो गया 100 और एनर्जी स्टोर्ड पहले था 5 वोल्ट का और बाद में है 10 वोल्ट का, तो हाफ बी स्क्वायर, 10 वोल्ट में से 5 वोल्ट का स्क्वायर माइनस कर दिया। तो आप देखिए पहले 5 वोल्ट पे कैपेसिटर था, अब 10 वोल्ट पे है, तो 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर ऐसे कर दिया। 2 से 2 काटा, 100 माइनस 25 75 हो गया, 100 माइनस 75 करा तो 25 माइक्रोजूल ऐसा वर्क डन, सॉरी हीट आ गया। क्या ये सवाल समझ में आया थोड़ा सा? हाँ पार्थ शुक्ला, ईएम वेव से भी आता है, एसी से भी आता है, लेकिन आप जरा कंपैरिजन करो ना थोड़ा यार, मेरी बातें ऐसे नहीं पकड़ा करो। ईएम वेव से एडवांस में 10 साल में एक बार या मेंस में 2-3 बार में एक बार सवाल आता है कभी कभी, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं उनको कंपेयर करो। अब ईएम वेव से जो सवाल आता है वो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया है तो लाइट किस तरफ चल रही है। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का एक का फंक्शन दिया है तो दूसरा फंक्शन कैसे निकालेंगे। 2 ही सवाल मेनली चलते हैं।
चैप्टर वाइज वेटेज नहीं बता सकते हैं, वो इंटरनेट पे पढ़े रहते हैं यार, देख लो पिछले साल, पिछले साल चैप्टर वेटेज पड़ा रहेगा इंटरनेट पे, हम हमारे को क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये सवाल अगला वाला होमवर्क है, ये आप खुद ट्राई करना, पहले स्विच ओपन है, बाद में स्विच क्लोज कर देंगे और आंसर आपको निकालना होगा कि अलग अलग ब्रांच से कितना चार्ज फ्लो करेगा। ये भी स्विच क्लोज ओपन वाला है होमवर्क, और ये भी स्विच क्लोज ओपन वाला होमवर्क। तो अभी स्विच के 5 सवाल हैं, ये होमवर्क में दे देता हूं, इसके सोल्यूशन मैं आपको डाल दूंगा इसमें, या तो अलग से भेज दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में पहले ये सोल्यूशन डिस्कस कर लेंगे और फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। नमस्कार 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 देवी और सज्जनों।